हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन क्यों पहुंचे भारत। अमेरिका समेत 20 देशों के शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बंद कमरे में चल रही बातचीत बताएंगे। आखिर 30 देशों के शीर्ष नौसैनिक चाइना क्यों पहुंचे, साथ ही साथ बताएंगे चीन के गुलाम मुइजू ने जीता मालदीव का संसदीय चुनाव, भारत समर्थक एमडीपी की करारी हार बताएंगे। इसके बाद अब भारत को लेकर क्या पड़ेगा मालदीव से प्रभाव, साथ ही मोदी के रथ के सामने लगातार कमजोर हो रहा है विपक्ष। ये बात भारतीय नहीं बल्कि विदेशी मीडिया CNN ने छापा है, बताएंगे क्या लिखा उसने अपने रिपोर्ट में। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हमारी माताओं बहनों का सोना जब्त कर मुसलमानों को बांटेगी, बताएंगे क्यों कहा मोदी जी ने ऐसा, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन क्यों पहुंचे भारत। अमेरिका समेत 30 देशों के शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बंद कमरे में चल रही बातचीत। जी हां, चीन में इस समय 30 देशों के शीर्ष नौसैनिक अधिकारी इकट्ठा हुए हैं। ये अधिकारी चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ में एक बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं। इस बैठक को चीन की सैन्य कूटनीति का प्रदर्शन माना जा रहा है। 30 देशों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ इस 4 दिवसीय बैठक के दौरान चीन और अमेरिका के बीच जुड़ाव के संकेतों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। ये बैठक तब हो रही है जब दक्षिण चीन सागर में तनाव चरम पर है। अमेरिका अपने संधि सहयोगी फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक जलमार्ग पर चीन के साथ तेजी से बढ़ते गतिरोध में उलझा हुआ है। माना यह जा रहा है कि ये अमेरिका चीन संबंधों के लिए भी एक संभावित विवाद की वजह हो सकता है। जी हाँ, मामले से परिचित एक सूत्र के अनुसार प्रशांत बेड़े के कमांडर एडमिरल स्टीफन कोहलर अमेरिका की ओर से पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी में भाग लेंगे। चीन की राज्य मीडिया ने बताया कि अन्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, दक्षिण कोरिया, रशिया और ब्रिटेन शामिल हैं। जी हां, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने जैसे विषयों पर सेमिनार के साथ प्रतिभागी सोमवार यानी आज बंद कमरे में बातचीत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, चीन के गुलाम मुइजू ने जीता मालदीव का संसदीय चुनाव, भारत समर्थक एमडीपी की करारी हार। भारत को भी लगा झटका, मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन समर्थित मुइजू की पार्टी की एक तरफा जीत। बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की पार्टी ने रविवार को हुए चुनाव में भारी जीत के साथ संसद पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं ने चीन की ओर उनके झुकाव और क्षेत्रीय शक्ति और पारंपरिक लाभकारी भारत से दूर होने का समर्थन किया। मालदीव के चुनाव आयोग के परिणामों के अनुसार मुइजू की पीपुल्स नेशनल पार्टी यानी PNC ने घोषित पहली 86 सीटों में से 66 सीटें जीती, जो 93 सदस्यीय मजलिस या संसद में सुपर बहुमत के लिए पहले से ही पर्याप्त से अधिक है। इस वोट को चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की मुइजू की योजना के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में देखा गया। तो वहीं इस जीत को मुइजू की नीतियों पर जनता के मुहर के तौर पर देखा जा रहा है। मुइजू ने यह जीत तब हासिल की है जब कुछ महीने पहले उन्हें माले के मेयर चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, चंद दिनों पहले रिहा हुए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भी इस चुनाव में मुइजू सरकार की जमकर आलोचना की थी। मुइजू की पार्टी की जीत से हिंद महासागर में भारत की टेंशन बढ़ सकती है। तो वहीं चीन इस नतीजे से काफी खुश होगा, क्योंकि अब उसे मालदीव में कुछ भी करने की छूट मिल जाएगी। अभी तक संसद में विपक्षी MDF को बहुमत प्राप्त था, जिस कारण मुइजू की मनमानी नहीं चल पाती थी। ऐसे में ये जीत भारत के लिए भी झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर आपकी जो भी राय होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। बात करें अगली खबर की, जहां मोदी के रथ के सामने लगातार कमजोर हो रहा है विपक्ष। जी हां, भारत में चुनाव के पहले चरण के बाद विदेशी मीडिया CNN ने आखिर ये क्या लिख दिया, बता दें। भारत में चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है और भारतीय चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। लिहाजा वर्ल्ड मीडिया लगातार भारतीय चुनाव को लेकर रिपोर्ट कर रही है। CNN, अल जजीरा, वाशिंगटन पोस्ट के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश मीडिया भी भारतीय चुनाव को कवर कर रही है। वहीं CNN के एक आर्टिकल में भारत में पहले चरण के मतदान के बाद प्रकाशित रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष को लगातार कमजोर होता हुआ बताया गया है। CNN ने लिखा है कि नई दिल्ली की तपती धूप में भारत के 1 दर्जन से ज्यादा शीर्ष विपक्षी नेताओं ने एकता का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए हाथ मिलाया और मतदाताओं से लोकतंत्र को बचाने की अपील की। लेख में आगे कहा गया है कि शहर के ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रामलीला मैदान में हजारों समर्थकों के सामने खड़े होकर 31 मार्च की रैली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार निर्वाचित करने के खिलाफ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विपक्ष के सबसे मजबूत प्रयास को चिन्हित किया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के निरंतर शासन का परिणाम उस नींव का नुकसान
नुकसान होगा जिस पर आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है, और वो है लोकतंत्र। अब ऐसे में जिस प्रकार से विदेशी मीडिया खास करके CNN ने लिखा है कि मोदी के रथ के सामने लगातार कमजोर हो रहा है विपक्ष, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, कम दूरी वाली मिसाइल के 6800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है भारतीय सेना चीन पाकिस्तान सीमा पर। इसकी होगी तैनाती। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना कम दूरी की कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली मिसाइलों को विकसित करने की 2 योजनाओं पर काम कर रही है। इन स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों की लागत 6800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। साथ ही सेना 500 से अधिक लॉन्चर और करीबन 3000 मिसाइलों को विकसित करने और खरीदने की योजना है। सेना इन लॉन्चरों और मिसाइलों को आत्मनिर्भर भारत के तहत देसी रूट्स से खरीदा जाएगा। रक्षा बलों के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सेना अन्य हितधारकों के साथ मिलकर पुरानी इगला 1M मिसाइलों के स्थान पर नई मिसाइलें हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। मिसाइल खरीद में देरी की वजह से रशिया से इगला मिसाइलें खरीदने का फैसला किया गया था। यानी कि अगर बॉर्डर पर अब बेलगाम हुए चीन या पाकिस्तान तो भारत सिखाएगा इनको सबक। जी हाँ, उनकी तरफ हमेशा हमेशा के लिए तनी रहेंगी ये देसी मिसाइल। ऐसे में इंडियन आर्मीज को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, आखिर पाकिस्तान से इतना नाराज क्यों है अफगानी तालिबान, खोज रहा भारत रशिया जैसे भरोसेमंद दोस्त। बता दें, अगस्त 2021 में काबुल में अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद अफगान तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था। इस दौरान अफगान तालिबान को पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन हासिल था। काबुल पर कब्जे के बाद विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने तालिबान की खुलकर मदद की थी। कहा यह भी जाता है कि पंजशीर की लड़ाई में तालिबान के साथ पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो भी शामिल थे, लेकिन इसके बाद से ही अफगान तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। कई विशेषज्ञ मौजूदा तनाव का कारण अफगानिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि को मानते हैं। ऐसे में आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होने के कारण तालिबान प्रशासन नई साझेदारियां बना रही है। पश्चिमी देश अभी तालिबान के साथ जुड़ने में झिझक रहे हैं, लेकिन चीन, रशिया, ईरान, भारत और कुछ मध्य एशियाई देश तालिबान के साथ सावधानी से जुड़ रहे हैं। पॉलिटेक्ट के फेलो सुलहरिया ने बताया है कि तालिबान प्रशासन अपने प्रचुर खनिज संसाधनों के दोहन में विशेष रूप से चीन द्वारा विदेशी निवेश से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर रहा था, और वो लगातार भारत, रशिया जैसे भरोसेमंद दोस्त की तलाश में है। जी हाँ, साथ ही बता दें, इजराइल को खुश करने के लिए किताबों से कुरान की आयतें हटा रहा है सऊदी अरबिया। हुती नेता ने ये सबसे बड़ा किया दावा। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच हुती नेता ने सऊदी अरब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यमन के हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने कहा है कि सऊदी अरबिया की कोशिश यहूदियों के तुष्टीकरण और इजराइल को खुश करने की है। इसके लिए कुरान के कुछ हिस्से भी सिलेबस से हटा लिए गए हैं। अब्दुल मलिक ने कहा कि सऊदी चाहता है कि इजराइल के उसके रिश्ते सामान्य हो जाए और वो उसके साथ व्यापार करे, इसीलिए कुरान से कुछ आयतें पाठ्यक्रम से हटाई गई हैं। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हुती ने शनिवार यानी 20 अप्रैल को अपने बयान में कहा है कि हाउस ऑफ सऊद ने यहूदियों की नाराजगी से बचने के लिए पाठ्य पुस्तकों से कुरान की आयतों को हटा दिया है। खास तौर से कुरान के उन हिस्सों को हटाया गया है जो यहूदियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, साथ ही बता दें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आप सभी जानते ही है। वाकई में इजराइल से अब तनाव के बीच पाकिस्तान आ रहे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। बता दें, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को यहाँ पहुंचेंगे। इसके कुछ महीने पहले दोनों पड़ोसी देशों ने एक दूसरे की भूमि पर स्थित कथित आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ जैसे को तैसा की तर्ज पर हवाई हमले किए थे। विदेश कार्यालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें विदेश मंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारिक समूह शामिल होगा। इसमें कहा गया है कि 22 से 24 अप्रैल तक राइसी पाकिस्तान में रहेंगे। देश में फरवरी 2024 में आम चुनाव के बाद किसी भी राष्ट्र प्रमुख की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है। पाकिस्तान ने चंद दिनों पहले ईरान के साथ गैस पाइपलाइन समझौते पर आगे बढ़ने का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पाकिस्तान ने अपने हिस्से के 80 किलोमीटर लंबे खंड पर गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस पाइपलाइन को लेकर पाकिस्तान को प्रतिबंधों की धमकी भी दी है। साथ ही साथ बता दें, आतंकियों नहीं जूता चोरों से डरे पाकिस्तान के सांसद सदन से निकलना पड़ा नंगे पांव। रक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नया कांड हुआ है। पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा कुछ हुआ कि अब उसके वजीर आजम के लिए मुंह छुपाना भी मुश्किल हो गया। जी हां दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी
संसद को लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में ही लुटेरों ने डाका डाल दिया। पाकिस्तान में संसद के अंदर से ही सांसदों और दूसरे कर्मचारियों के जूते चुरा लिए गए, वो भी तब जब वो संसद के अंदर ही बनी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। गरीबी और भुखमरी से पहले ही मुल्क में गदर मचा हुआ है और अब लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान का यही मुकद्दर है। जूता चोरी का पाकिस्तान पर लगा वो बदनुमा दाग है जो आसानी से नहीं धुलेगा। पाकिस्तान की जिस संसद से मुल्क के मुस्तकबिल को ऊंचाइयों पर ले जाने की कसम खाई जाती है, आज उसी पाकिस्तानी संसद में चोर और डाकुओं ने डेरा डाल लिया है। जी हाँ, जिस जुमे के दिन को पाकिस्तान और आवाम और इस्लामिक कानून पर चलने वाला पाकिस्तान बेहद पाक मानता है, यानी शुद्ध मानता है, उसी जुमे के दिन पाकिस्तान की संसद में जूतों की चोरी हुई है। ये चोरी उस वक्त हुई जब कई सांसद, अधिकारी और पत्रकार संसद परिसर के अंदर ही बनी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। अब ऐसे में पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है दोस्तों, वो देखने लायक है, जिसे हमने आपको बताया। साथ ही साथ बता दें, आतंकी हमलों से फिर दहला पाकिस्तान। 2 वारदातों में सेना के जवान और 2 सरकारी अधिकारियों की हत्या की बड़ी खबर। जी हाँ, पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवादी वारदातों से दहल गया है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को 2 अलग अलग आतंकी घटनाओं में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लोगों ने फ्रंटियर कोर के कम से कम 1 सैनिक और 2 सरकारी अधिकारियों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि दोनों घटनाएं प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुई। पिछले कुछ महीनों में प्रांत के दक्षिणी जिलों में सुरक्षा कर्मियों पर हमले कई गुना बढ़ गए। साथ ही साथ बता दें, दक्षिण प्रशांत में परमाणु प्रसार के खतरे को बढ़ा रहा है पश्चिम देश। चीन की टिप्पणी बिगड़ सकते हैं हालात। दरअसल चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस में शामिल पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका विभाजनकारी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये देश दक्षिणी प्रशांत को शक्ति प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनाने पर तुले हैं। जी हाँ, गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ये टिप्पणी अपने पापुआ न्यू गिनी के दौरे के दौरान की। शनिवार को द्वीप राष्ट्र के साथ अपनी राजनयिक उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने इन देशों पर दक्षिण प्रशांत में परमाणु प्रसार के जोखिम को बढ़ाने का आरोप भी लगाया। वांग यी की ये यात्रा तब हो रही है जब आने वाले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी द्वीप राष्ट्र पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले हैं। ये इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका समर्थित इस गुट के बीच टकराव को साफ दिखाता है। साथ ही साथ बता दें, ब्रिटेन से एनआरआईज का मोह भंग। ऋषि सुनक ने भारतीयों को दिया टैक्स पर बड़ा झटका। जी हाँ, ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने एक और ऐसा कानून पेश कर दिया है जो वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई पर बड़ा असर डालने वाला है। इस कानून का प्रवासी भारतीयों पर दोहरा असर होगा। एक तरफ ब्रिटेन में रहने वाले एनआरआईज को भारत में बैंक, एफडी, स्टॉक मार्केट और रेंट से होने वाली आय पर मिलने वाली टैक्स छूट को 15 साल से घटाकर 4 साल कर दिया है। दूसरी ओर ब्रिटेन में रहने वाले 5वें साल से एनआरआईज को भारत में होने वाली आय पर 50% टैक्स देना पड़ेगा। नया कानून अगले साल अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इसकी वजह से ब्रिटेन में रहने वाले 5 लाख एनआरआईज पर असर पड़ने वाला है। जी हाँ, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ब्रिटेन के इस सख्त कदम के बाद दुबई शिफ्ट हो सकते हैं 50,000 एनआरआईज लोग। जी हाँ, साथ ही साथ जिनपिंग का 9 साल बाद चीन के सबसे बड़े सैन्य पुनर्गठन का आदेश। साइबर युद्ध पर ड्रैगन की पैनी नजर। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2015 के बाद से देश की सेना के सबसे बड़े पुनर्गठन का आदेश दिया है, जो साइबर युद्ध सहित सेना की क्षमताओं को प्रभावित करता है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि चीन ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को समाप्त कर दिया। इस फोर्स को स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करीब 8 साल पहले बनाया गया था। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की जगह राष्ट्रपति जिनपिंग ने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स नाम से नई ब्रांच बनाने का फैसला लिया है। ये खास तौर से साइबर युद्ध की चुनौतियों पर ध्यान देगी। साथ ही बता दें, सऊदी अरब के वरिष्ठ राजनयिक का पाकिस्तान में अपहरण कर लिया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर WLVN ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, जहां पर लिखा है कि बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जहां पर सीनियर सऊदी अरेबियन डिप्लोमेट किडनैप्ड इन पाकिस्तान। ऐसे में आपको बता दें, पाकिस्तान ही एक वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा सऊदी के मनी पर जी रहा है, सऊदी के पैसों पर जी रहा है। ऐसे में सऊदी के डिप्लोमेट को जिस प्रकार से पाकिस्तान में किडनैप किया गया, वैसे में सऊदी अरबिया से जवाब तो जरूर मांगेगा और देखने वाली बात होगी कि सऊदी क्या एक्शन लेता है। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन के आदेश पर एप्पल ने अपने स्टोर से व्हाट्सएप और थ्रेड एप्लीकेशन हटा दिए। जी हाँ, चीन सरकार के आदेश पर एप्पल फोन ने चीन में अपने नए स्टोर से व्हाट्सएप और थ्रेड्स एप्लीकेशन को हटा दिए हैं।
चीन सरकार ने इन एप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। हालांकि मेटा के अन्य एप्लीकेशन जैसे फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम अभी भी एप्लीकेशन स्टोर पर मौजूद हैं। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स जैसे विदेशी एप्लीकेशन अभी भी स्टोर पर मौजूद हैं और यूजर्स इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना में सबसे ज्यादा लोग व्हाट्सएप की जगह वी चैट का इस्तेमाल करते हैं और ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि वी चैट को चाइना डाउनग्रेड नहीं करना चाहता। ऐसे में सुरक्षा का हवाला देकर व्हाट्सएप को हटाया गया है। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान ने भेजा गंदा चावल तो रशिया ने दी पाकिस्तान को धमकी, कहा फिर ऐसा हुआ तो खरीदना बंद कर देंगे, तुमसे चावल हमेशा के लिए लगा देंगे तुम पर बैन। जी हाँ, रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान से आने वाले चावल पर रोक लगा देगा। रशिया ने यह धमकी इसलिए दी है क्योंकि पाकिस्तान से आई चावल की खेप में एक ऐसा कीटाणु मिला है जो अगर अनियंत्रित हो जाए तो फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि रशिया ने धमकी दी है कि अगर फिर से बिना पूरी सावधानी और सफाई बरते चावल भेजा तो वो इसे प्रतिबंधित कर देंगे। रूस की संघीय संस्था वेटरनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस ने पाकिस्तान से आए चावल को दूषित पाया और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। साथ ही साथ बता दे, हम राक्षसों से लड़ रहे और दोस्त अमेरिका ने ही दे दिया दगा, आईडीएफ बैन पर भड़क गए नेतन्याहू। बता दे, हमास के साथ आर पार की लड़ाई में व्यस्त इजरायली सेना को बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने उसकी एक यूनिट पर प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिका के इस कदम से नेतन्याहू की पूरी टीम भड़क गई है। इस कदम से नेतन्याहू को भड़का दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि उसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो भी तब जब उसकी सेना राक्षसों से लड़ रही है। बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अमेरिका का अपने बचाव में कहना है कि वो हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को लगातार आगाह करता रहा है कि उसके ऑपरेशनों में निर्दोषों की जान ना जाए। उधर अमेरिकी एक्शन से इजरायली पीएम नेतन्याहू भड़के हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका का ये कदम ऐसे वक्त में लिया गया जब हमारे सैनिक आतंकवादी राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका से हमको ये उम्मीद नहीं थी। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद दिलाया मनमोहन सिंह का बयान। कांग्रेस ने कहा फिर करने लगे हिंदू मुस्लिम। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हमारी माताओं बहनों का सोना जब्त कर मुसलमानों को बांटेंगी। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार यानी 21 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी पर आदिवासियों के कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों के कब्जे में के चंगुल में है। कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मां बहनों के मंगल सूत्र को भी छीन लेगी। उन्होंने कहा ये लोग पहले भी कह चुके हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये है कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको ज्यादा संपत्ति मिलेगी। पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस अब वाम पंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। हमारे यहाँ आए साथी ने बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए कि अगर उनकी सरकार आएगी तो आपकी संपत्ति का ऑडिट किया जाएगा। माँ बहनों के गहनों सोने की कीमत भी लगाई जाएगी। वे माँ बहनों के अरमानों को लोगों में बांटेंगे। ये कहते हैं कि देश की संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या आपकी संपत्ति पर घुसपैठियों का अधिकार है? ये लोग आपका मंगल सूत्र भी नहीं बचने देंगे। कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। यानी कि गजब तरीके से पीएम मोदी ने विपक्षियों को घेरा है, खासकर कांग्रेस को। तो वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी के इस बयान के बाद तुरंत कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी जी। जी हाँ, कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अब राहुल गांधी का ये ट्वीट देख ही पा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही है दोस्तों, क्या आप उससे एग्री करते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा हाँ या ना में, साथ में कारण भी दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि सरकार बनी तो संसद के पहले ही सत्र में रद्द हो जाएगा सीएए कानून। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के केंद्र में सरकार बनते ही संसद के पहले सत्र में ही नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा। चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इरादा सीएए को रद्द करने का है, भले ही उसके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख न किया गया हो। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनेता कांग्रेस पर इस बात को लेकर लगातार निशाना साध रहे कि उसके घोषणा पत्र में सीएए का उल्लेख नहीं है। यहाँ मीडिया से बातचीत में चिदम्बरम ने दावा किया है कि घोषणा पत्र में सीएए का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया था। लेकिन चिदम्बरम ने जो ये बयान दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आई, इंडिया अलायंस सत्ता में आई तो सीएए को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन
लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो दिन जल्दी नहीं आने वाला? बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो बताएगा जरूर, साथ ही साथ बता दें। तो वहीं पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे की दो टूक कहा, भाजपा को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या हमारे पास। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए 300 उम्मीदवार नहीं है, उस पर कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा पलटवार किया। रांची में जब पत्रकारों ने खड़गे से इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने पीएम के हर सवाल का जवाब देने का ठेका नहीं लिया है। हालांकि खड़गे ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए जितनी संख्या की आवश्यकता है, सत्ता में आने के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता है, उतनी सीटें हम जीतने वाले हैं। आपको बता दें, आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिस कांग्रेस ने एक बार 400 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसके पास इस लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। साथ ही साथ बता दें, कुर्सी उठाकर दे दनादन मंच से भाषण देते रहे नेता और पंडाल में कार्यकर्ताओं ने कर दिया उलगुलान। जी हाँ, वैसे तो किसी बड़ी क्रांति को उलगुलान कहते हैं। माना जाता है कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा ने भी जल जंगल जमीन के लिए उलगुलान किया था। 125 साल बाद इंडिया गठबंधन खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी के खिलाफ उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित रैली में मंच से नेता भाषण दे रहे थे, तो वहीं पंडाल में अलग अलग पार्टियों के आए नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठने के लिए लगाई गई कुर्सी और झंडा वाला डंडा इनका हथियार बन गया। कई लोगों के माथा फूटने और चोट लगने की सूचना है। इसको लेकर बिहार की सत्ताधारी और बीजेपी की पार्टनर जेडीयू ने एक वीडियो ट्वीट भी किया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर जेडीयू ने लिखा है, जेडीयू यूनाइटेड ने एक दूसरे पर लठ चलाते एक दूसरे का सिर फोड़ते इन तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि वे कांग्रेस और आरजेडी के नेता हैं। तस्वीरें रांची की है, जहां इंडी गठबंधन की एक रैली थी। जरा सोचिए, जो एक दूसरे के साथ शांति से रैली नहीं कर सकते, वो भला देश और राज्य क्या चला पाएंगे? साथ ही साथ बता दें, इंडी ब्लॉक की रैली में सुनीता केजरीवाल का आरोप, कहा केजरीवाल को जेल में मारना चाहते हैं। बता दें, सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे सीएम केजरीवाल को मारना चाहते हैं, उन्हें दवा की सही खुराक नहीं दी जा रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछती हूं कि मेरे पति की क्या गलती थी, उन्हें जेल क्यों भेजा गया? उन्होंने दिल्ली के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सुनीता ने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल जी छूटेंगे का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद जी को IRS की नौकरी मिली, लेकिन उन्हें समाज सेवा का जुनून था। उन्होंने 2006 में नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा करने लगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश का लगा आरोप तो हरकत में आया तिहाड़ का प्रशासन। डीजीपी ने एम्स से सीनियर डॉक्टर मांगा। जी हाँ, शनिवार को महानिदेशक जेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एम्स दिल्ली से एक सीनियर डॉक्टर उपलब्ध कराए जाने की अपील की है। जेल प्रशासन ने आरोपों के बीच सफाई देते हुए कहा कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अनुरोध पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स से परामर्श भी लिया गया है। साथ ही साथ बता दें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की थीम सॉन्ग में भवानी शब्द हटाने के लिए चुनाव आयोग ने भेजी नोटिस। ठाकरे ने कहा नहीं हटाएंगे, जो करना है करो। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के थीम सॉन्ग से भवानी शब्द के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के नोटिस पर बिफरे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो करना है करे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करना चाहिए, फिर किसी दूसरे पर करे। साथ ही साथ दोस्तों, जाते जाते आप सभी से हमारा यही सवाल है, कौन होगा लोकसभा चुनाव का विजयी पार्टी? कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? कमेंट में नाम लिखकर जरूर बताएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।